नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। दिल से आपका स्वागत है। देश में ऐसे इतने कम लोग हैं जो गांधी को भी मानते हैं और जो नेहरू को भी मानते हैं, जो उद्योग भी चलाते हैं और जो गांव की भी चिंता करते हैं। और हमारे साथ हैं देश के मशहूर उद्योगपति और सांसद श्री राहुल बजाज जी। राहुल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे ही हम दिल की बात कर रहे हैं और आपका 1938 का जन्म है और उसके बाद आपने कहना चाहिए कि गांधी और नेहरू जो बचपन में जिनसे प्रेरणा ले सकते थे पारिवारिक कारणों से भी, तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप उस बचपन में कैसे आपको प्रेरणा मिली एक उद्योगपति परिवार में रहते हुए भी साथ साथ गांधी से। देखिए, पैदाइश तो जरूर हुई एक गांधीवादी परिवार में। मेरे दादाजी पूज्य जमनालाल जी तो गांधी जी के पांचवें पुत्र माने जाते थे और उन्हीं के न्योते पर, उन्हीं के आग्रह पर करीब 1932 से जब तक गांधी जी का असैसिनेशन दिल्ली में नहीं हुआ 1948 तक 16 साल वो हमारे दादाजी के, हमारे परिवार के मेहमान रहे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कुछ लोग भूल गए हैं कि वो सेवाग्राम वर्धा कैसे आ गए गांधी जी। साउथ अफ्रीका से तो आकर गुजरात के थे, चोरवाड़ के थे, तो सेवाग्राम साबरमती आश्रम में सेटल हो गए थे अहमदाबाद में। पर आखिरी 16 साल अपनी लाइफ के, जीवन के, उन्होंने सेवाग्राम आश्रम, जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जैसे पौनार, सेवाग्राम, जितनी भी संस्थाएं वहाँ बनी है सब हमारी, जमनालाल जी ने दी थी गांधी जी को उनके कंस्ट्रक्टिव काम के लिए। तो वो आए, उसी कारण से वर्धा फिर फ्रीडम स्ट्रगल का सेंटर बन गया देश का। जियोग्राफिकली भी वर्धा नागपुर के पास है तो देश के सेंटर में है। और आज तो अब वो महाराष्ट्र है, विदर्भ में है, मध्य प्रदेश और दो चार सेंट्रल प्रोविंसेस ऐसे में था। तो गांधी जी जब गुजरे तब मैं 10 साल का था, 9.5 साल का था। हाँ, विनोबा जी गुजरे तब तो मैं बड़ा हो गया था। पर जमनालाल जी जब गुजरे मैं 4 साल का था। विनोबा के आश्रम में तो हम बहुत जाते थे वर्धा में, और उसकी मेमोरीज है मेरे को कुछ काफ़ी, और बाद में भी वहाँ जाता रहता था मैं। आप स्कूल में जब रहे होंगे तो वो भी कोई बहुत बड़े भव्य स्कूल में आप रहे, या इसी तरह के जो गांधीवादी कहना चाहिए, या जहाँ संस्कार ज़्यादा पढ़ सके? मेरा स्कूलिंग शुरू हुई थी वर्धा में, उसी तरह की स्कूल में, बुनियादी शिक्षा स्कूल। पर वो मेरा, जैसे आपने कहा, जन्म 1938 का है। अब मुझे याद नहीं, मैं शायद 1945 में या ऐसा कुछ स्कूल जाना शुरू किया वर्धा में, पर बहुत कुछ महीने, 2-4-5 साल नहीं। हमारी पढ़ाई तो 3-4 साल की उम्र से घर में पंडित लोग करते थे, मथुरा के पंडित थे 2। तो हमें महाभारत या रामायण और गणित सब उन्होंने सिखाया। और फिर 1946 से मेरे पिताजी कमलनाथ जी ने फैमिली को, परिवार को वर्धा से मुंबई शिफ्ट कर दिया। तो बम्बई था, बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया है बिजनेस के लिए। तो तब जो स्कूल में शुरू किया वर्धा बम्बई में, तो उस तरह के कोई स्कूल थे नहीं अच्छे। तो एक जिसको एक मॉडर्न बोल सकते हैं, वैसे ही स्कूल में गया था, और उसका नाम था कैथीड्रल। अच्छा। तो बम्बई में था, तो वहीं से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज 1954 में पास की। तो आपकी रुचि उस समय कॉमर्स की तरफ थी पढ़ाई में, या कुछ दूसरी? उस वक्त कोई नहीं थी, और स्कूल में तो कोई कॉमर्स की पढ़ाई होती नहीं थी, ना तो कॉमर्स था, ना इकोनॉमिक्स था, ना अकाउंटिंग थी। उस वक्त तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फ्रेंच था सेकेंड लैंग्वेज। और वो भगवान की कृपा थी कि मैं सीनियर कैम्ब्रिज 11वीं में होता था तब। ये 10, 2, 3 का हिसाब नहीं था। 11वीं के बाद 4 साल में आप ग्रेजुएट करते थे, बम्बई में बैचलर्स करते थे। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सीनियर कैम्ब्रिज के बाद उस जमाने में 1954 में 3 साल में आपको ग्रेजुएशन देती थी। इसलिए वहाँ से मैं बम्बई छोड़ करके दिल्ली आया, सेंट स्टीवंस कॉलेज ज्वाइन की मेरे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए, क्योंकि 1 साल बचता था मेरा। पर वहाँ पर खासकर थ्रू आउट, बट खासकर स्टैंडर्ड 9, 10, 11 में पास आउट हुआ स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं हरदम क्लास में फर्स्ट आता था। तो उसी समय आपका भाषण देने की आदत भी हो गई होगी? थोड़ा डिबेटिंग करते थे, भाषण तो नहीं देते थे, थोड़ी डिबेटिंग सोसाइटी में जरूर पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे। कोई ड्रामा वगैरह में भी पार्ट लेते थे? नहीं, ड्रामा वगैरह में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया। कुछ लोग लेते हैं, बट मैंने कभी नहीं लिया। होता था वहाँ पर, इतना ज़्यादा नहीं होता था।
पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह के स्कूलों में जो थोड़ा वेस्टर्न टाइप थे, आप फर्स्ट आओ तो आपको तो बुक वर्क माना जाता था जी। और वहाँ प्रीफेक्ट होते थे, हाउस कैप्टन होते थे, उनको लोग ऊंची निगाह से देखते थे, वो स्पोर्ट्समैन होते थे। मैं सब गेम्स खेलता था, पर बाकी तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में तो साधारण था, कोई मेरी ज़्यादा स्किल नहीं थी। पर 2 गेम्स में मैं स्कूल का कैप्टन था। किसमें? और नंबर 1 था। दोनों अब तो आउट ऑफ टच हो गया कंप्लीटली। एक खेल सकते हैं पर आउट ऑफ टच हूँ, वो टेबल टेनिस था। अच्छा। स्कूल कैप्टन, इस जमाने में उसको पिंग पोंग बोलते थे। एंड द अदर गेम तो कहने का सवाल नहीं आता। आई वॉज द स्कूल चैंपियन एंड कैप्टन इन बॉक्सिंग। अरे वाह। आई वॉज द साउथ पॉ। अच्छा। लेफ्ट हैंडर हूँ तो साउथ पॉ बोलते हैं उसको। अनयूजुअल है दोनों गेम्स, तो खासकर सेकंड गेम। लेकिन ये तो बड़ा हिंसा वाला था, जिसमें कहीं कहीं हिंसा आपको लगता होगा कि कहीं आपको पिटाई भी हिंसा होती नहीं होगी था। या आप दूसरों को पीट देते थे? ये सेल्फ डिफेंस के लिए था। अच्छा। और गांधी जी ने भी हरदम ये जो नॉन वायलेंस सिखाया, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड लव। एंड बिटवीन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यदि चॉइस करो तो जो मैं समझा हूँ गांधी जी का, बापू ने हरदम बोला ट्रूथ। ठीक बात है। और नॉन वायलेंस में डरपोक होने को कभी नहीं बोला। तो नॉन वायलेंस रहो, हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने दुनिया को सिखाया। ये आपने ठीक कहा। हम लोग इस बातचीत को जारी रखेंगे। खास करके मुक्केबाजी के भी शौकीन रहे हैं, उद्योगपति हैं, गांधीवादी हैं, लेकिन साथ साथ समाज को बचाने की भी एक चिंता उनकी हमेशा रही है। आप देखते रहिए दिल से। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल कोई थी, बट वो वहाँ हमारे वर्कर के बच्चे जाते थे, सब कंपनियों के। वहाँ हमारे 3 बच्चे भरे हुए पड़े हुए। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर उद्योगपति और सांसद श्री राहुल बजाज जी से। राहुल जी, अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आपने छात्र जीवन से ये सोचा कि समाज के लिए कुछ करना है, और उस ढंग से देखा जाए कि चाहे वो मुक्केबाजी से ही बात हम जहाँ ख़त्म कर रहे थे पिछले एपिसोड में, तो आपको लगता है कि उसके बाद जब युवा आप आए और आपको मैदान में जब आना पड़ा, आर्थिक मैदान में इसको कहना चाहिए कि पढ़ाई के साथ में पढ़ाई की, फिर आपने हार्वर्ड में पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई करने के बाद भारत में उस समय जो चुनौतियाँ थीं मार्केट में, सोशलिज्म भी साथ में था, जो आपकी गांधीवाद भी साथ में था, और एक तरफ ये भी था कि हम अच्छे बिजनेस बढ़ाएं, साधारण लोग स्कूटर पर चल सकें, कैसे अच्छा चल सके, आपने उस तरह से शुरू किया। वो लड़ाई आपकी कैसी रही? देखिए, मेरे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पढ़ाई पूरी करके यहाँ 64 के अगस्त महीने में आ गया था, और फिर 2-3 महीने मेरे हमारी बजाज परिवार की, बजाज समूह के जितनी कंपनियाँ थीं, ऑटो, शुगर, इलेक्ट्रिकल, स्टील, लोहे के कारखाने, सब जगह मैं घूमा। अमेरिका जाने के पहले भी ट्रेनिंग ली थी 4 साल मैंने, 2 साल बजाज इलेक्ट्रिकल, 2 साल मुकुंद स्टील कंपनी में। फिर आने के बाद घूम करके फिर ये निर्णय लिया मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर कि मैं बजाज ऑटो में जाऊंगा, फिर पूना में रहूंगा। तो पहला तो एक ये निर्णय लिया जो लोग आज भी बोलते हैं, आप शरद पवार साहब को पूछिए, वो बोलते हैं कि टॉप इंडस्ट्रियल हाउस 50 ले लीजिए हिंदुस्तान में, तो एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, एक जी, कि जो बम्बई में रहते थे, फैक्ट्री और कंपनी यदि दूसरे शहर में है तो हम वहाँ शिफ्ट किए एंड ऑफ 64 में। ऑफिशियल हम डेट देते हैं 1 जनवरी 65, 1 जनवरी 65 ऑफिशियल डेट। पूना शिफ्ट नहीं किए, 1 साल भर पूना रहा, साल भर। फैक्ट्री कॉलोनी, जो आज भी फैक्ट्री आकृति में है और आज भी वहीं रह रहा हूँ, फैक्ट्री कॉलोनी में आ गया। कब से आ गया? दशहरा का डेट था, दशहरा 65, आज तक वहीं रह रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए बम्बई में, क्योंकि उनकी माँ चले गई थी डिलीवरी करने के लिए, उसकी माँ और पिता बम्बई में थे, इसलिए रूपा चले गई थी, पर वो 10-15 दिन रह के पूरी परवरिश वहीं हुई। लेकिन रूपा जी को आपत्ति नहीं हुई तब कि ये वो क्या तो बड़ी कर रहे खुश थी,
वो कोई बड़े शहर में ले रहे, क्योंकि उनके पिताजी आए रिटायर्ड, अब तो गुजर गए, ICS ऑफिसर थे, पर वो बड़ी खुश थी और तीनों बच्चे खुश थे। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल कोई थी, बट वो वहाँ हमारे वर्कर के बच्चे जाते थे, सब कंपनियों के। वहाँ हमारे तीनों बच्चे पढ़े हुए स्टैंडर्ड 10 तक, 11वीं 12वीं थी नहीं तब वहाँ पर, तो उसके लिए उनको पूना जाना पड़ा। जब पूना गए तो वहाँ पर पढ़े, तब जाके देखिए, तब जाके ग्रोथ हुई है उनकी। कोई फैंसी स्कूल में नहीं, वो तो कैथीड्रल में भी नहीं गए जिसमें मैं चले गया था। एकदम साधारण स्कूल जहाँ के वर्कर और गांव वाले के बच्चे जाते। लेकिन उस समय जिस तरह की नौकरशाही बहुत ज़्यादा हावी रहती थी बिजनेस में, हर जगह रोक टोक, यहाँ टैक्स, यहाँ वहाँ जाकर जो हमने देखा, तब कंपनी चलाना, और मैं तो अमेरिका से आया था जी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA करके, फ्री एंटरप्राइज का सिटिजन था अमेरिका। यहाँ सोशलिज्म वॉज एट हाइट। तो मेरे को पहले तो 6-12 महीने समझने में लगा, क्योंकि मैं तो गांधीयन फैमिली का था जी। तो करेक्ट सोशलिज्म में तो हमारा पूरा विश्वास था। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, मैं आज भी मानता हूं। आज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस बोलते हैं, आज आम आदमी की बात करते हैं, आज ग्रोथ विद इक्विटी बोलते हैं, आज ग्रोथ विद ह्यूमन फेस बोलते हैं। इन सब चीज को मैं सोशलिज्म मानता हूं। फिर यही गांधी जी बोलते थे, पर गांधी जी तानाशाही या गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उनको, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ओनरशिप के फेवर में नहीं थे, डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे। ये तो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस लोगों को एक बार पावर आ गया तो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हमारे यहाँ जो सोशलिज्म आई, उसका आई जवाहरलाल जी ने बहुत सोचकर ठीक तरीके से लाई, और 50s और थोड़ा बहुत फिर लगता है 60s में जो हुआ इंडियन कंडीशन में करेक्ट हुआ। एंड ऑफ 60s से उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशलिज्म मेरे हिसाब से एकदम गड़बड़ हो। आई कॉल द डेकेड ऑफ द 70s a lost decade for industrialization of India. लेकिन इसको राजीव गांधी ने आने के बाद बदला, उन्होंने बदला, और उल्टी का 80s में जब वापस आई तो इंदिरा जी ने समझ लिया था, बदलना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन हो गया। पर 70s में आपको उस समय भी इंदिरा गांधी से मिलने का अवसर आए होंगे? मिलता था। मैं तो लिबरलाइजेशन की बात करता था उनसे काफी, जो कि 91 के बाद आई वाज फेमस फॉर बॉम्बे क्लब। लोग सोचते थे मैं प्रोटेक्शनिस्ट हूँ, प्रोटेक्शनिस्ट नहीं था, पर हाँ हिंदुस्तानी कंपनी के लिए तब भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पूरी दुनिया की कंपनियां एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, सॉरी, यदि वो मेरे को प्रोटेक्शनिस्ट बोलते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ वो वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंट है। वर्ल्ड बैंक IMF हमारी पॉलिसी नहीं डिटरमिन कर रही, वो मैं नहीं बोलता, वो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं। लेकिन आपने मॉडर्नाइज भी तो किया अपनी इंडस्ट्री को, ग्लोबल बनाया उसको, इट्स अ ग्लोबल कंपनी इन साइज एंड एवरीथिंग। तो हमने कोशिश की, हमने सोचा कि अब साइज चाहिए। बहुत बड़ा झगड़ा था। हम लाइसेंसिंग थी वहाँ, हम मांगने जाते थे लाख बनाओ, 25,000 30,000 देते थे, 36,000 दिया, 3 लाख मांगा तो लाख दिया। अगेंस्ट व्हाट ऑड्स? और हमारे लिए ऑड्स बहुत बड़े हो गए। हमारे लिए क्यों बड़े हो गए अभी कहना नहीं चाहिए, पर काफ़ी इंडस्ट्री, सब तो नहीं, पर काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट काम कराते थे। आप भी जानते, हम भी जानते कैसे काम कराते थे। लोगों को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस करके काम कराया जाता है, और इन्फ्लुएंस करी का तरीका एक ही होता है मेन। मैं तो बहुत बार कहा है, पब्लिकली कहा है, हाथ जोड़कर कहा है, एक टॉप पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट बोल दे कि मैंने उसको कैश दी कोई भी फायदे के लिए, फिर प्रो को के लिए, एक आदमी ऐसा नहीं बोल सकता दिया ही नहीं मैंने। और इसलिए नाजायज फायदा कभी मांगा नहीं। गलत फायदा मांगोगे तो कुछ गलत करना पड़ेगा। मांगा ही नहीं गलत फायदा। हमारे फाइल कागज स्लो चलते थे, फास्ट नहीं चलते थे, क्योंकि हम ग्रीस नहीं करते थे ना पाम। पर उनको मालूम पड़ गया कि ये तो जमनालाल जी का ग्रैंडसन है, ये तो कमलन जी का लड़का है, ये देगा ही नहीं, तो फाइल रोक के फायदा क्या। हमारे दोस्त इंडस्ट्रीज हमको बोलते थे, राहुल हमारा काम नहीं चल सकता ऐसा, हमारा तो फाइल बंद हो जाएगी। बोला मेरी कैसे चलती है? तो कुछ मजाक में बोलते थे, कुछ सच में बोलते थे। तेरी इसलिए चलती है, एक तो तेरे को पूरी दुनिया जानती है, तू देगा नहीं, एक है तू कंजूस भी बहुत। जो भी बोलिए उसको, मजाक बोलिए, जो बोलिए, कि तुम तो उस परिवार के हो कि तुम ये स्टैंड ले सकते हो, हम सब ये स्टैंड ले नहीं सकते। तो उनको बोलना कि वो गलत थे, गलत तो थे, पर बदमाशी थी, ये थी, ये नहीं बोलूंगा। चलिए, तो आपने जो बात कही, हम लोग इस बात को जारी रखेंगे, किस तरह से ईमानदारी से भी बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अरबपति बन सकते हैं ईमानदार रह करके भी। ये एक समाज में एक प्रेरणा देने वाली बात है। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से।
तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि बहुत गलतियाँ की, पर सब तो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरी पत्नी को मालूम पड़ेगा तो मैं बड़े तकलीफ में पहुँच जाऊँगा। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर सांसद और उद्योगपति राहुल बजाज जी से। राहुल जी, अभी जिस तरह से ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हमने फिर राजीव गांधी की भी बात की, आपने फिर राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया, आपका परिवार तो वैसे राजनीति से रहा, लेकिन राजनीति में आपको जैसे कहें चाहिए दलदल में पैर रखने जैसा नहीं लगा? नहीं जी, देखिए मैं तो कभी राजनीति ज्वाइन किया नहीं, ना अभी राजनीति में हूँ। हमारी फैमिली राजनीति में कभी थी नहीं, और तो लोग मानते हैं जमनालाल जी सिर्फ गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल में थे। अब गांधी जी के बोलने के कारण से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए, ट्रेजरर बन गए, वहाँ तक बात अलग है, पर वो फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में थे, उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। कमल नयन जी 3 टर्म्स 57, 62 और 67 में लोकसभा के वर्धा से मैंने कहा था मेंबर थे, कभी मिनिस्टर नहीं बने, कभी कुछ नहीं बने, ना शायद कोई बनाता उनको, शायद वो बनाता तो बनते ही नहीं, पर वो जरूर बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट पॉलिटिक्स में थे। तो मेरे को तो आज 10-15 साल से बहुत लोग कहते थे अलग अलग पार्टी के कि राज्यसभा में आ जाओ। पहले लोकसभा का बोलते थे, तो मैंने साफ कह दिया था मेरे लोकसभा नहीं लड़ूंगा। आज उसके लिए जिस तरह के पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ब्लैक के और इसके, वो मेरे से नहीं होगा। पहले के ज़माने अलग थे। फिर बोले राज्यसभा आ जाओ, तो मेरा टाइम ही नहीं जी, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ मेरे जनरेशन में। और पहले कमल नयन जी तो 72 में चले गए, लेकिन संसद में आके आपको सुधार भी, जो आर्थिक सुधार की बात, जी गए 94 में। तो उसके बाद जब मेरे पे जवाबदारी पड़ी तो मैं नहीं आ सकता। ये तो मैंने करीब पिछले 5-7 साल से अगले जनरेशन को, मेरे 2 लड़के हैं राजीव, संजीव, और टीम है उनकी 7-8 मेंबर की, उनको जो पूरी जवाबदारी दी, धीरे धीरे दी, शुरू किया 97 से और 2000 तक 3 साल लगे पूरी देने में, और ऑफिशियली 2005 से दी, ऑफिशियली, पर सच में 2000 से हो गया था। तब जब मेरे पास ये प्रपोजल आया, मेरे को, मैं एक नाम देता हूँ आपको, करीब 7-8-10 साल से शिवराज पाटिल कांग्रेस के मेरे को बोल रहे थे राज्यसभा में आओ। शिवराज जी बहुत आपका आभारी हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं। ये तो जब ये सब देने के बाद बाय चांस पिछले साल जून का महीना था, एक मौका आया जब मेरे मित्र शरद पवार ने मेरे को कांटेक्ट किया, प्रफुल्ल पटेल ने, वो भी सब कांग्रेस वाले ही थे, ठीक है, आज एनसीपी है, परिवार से कांग्रेस। आपका कोई रोल मॉडल भी रहे हैं राजनीति में, मतलब इस तरह से जो समाज में जो सुचिता की? मेरे देखिए, एक लोग मानते हैं, मेरा तो कोई रोल मॉडल मैं मानता नहीं, किसी को रोल मॉडल का आज हिंदुस्तान में किसी को मानना नहीं, पर हमारे 2 लोगों को मैं जो सबसे ज़्यादा, 3 लोगों को जो सबसे ज़्यादा आदर की नज़र से देखता हूँ, आदर और प्रेम, उस आदर के साथ प्रेम को लेना चाहिए। हमारे पिता तुल्य हैं पूरे बजाज परिवार के गांधी जी। अब उनको आइडल मानना वारना बोला, ही इज अबव ऑल दैट, पर वो हमारे पिता तुल्य हैं। और हमारे गुरु हैं, कुल गुरु, उनके साथ तो मैं 25-30 साल की उम्र तक मैं जाता रहता था, इस विनोबा भावे। तो जितना कमल नयन जी, रामकृष्ण जी उनसे सीख सके, उतना तो मैं उनसे नहीं सीख सका, पर बहुत उनका असर पड़ा गांधी जी और विनोबा जी का मेरे पर, चाहे इनडायरेक्ट हो। और तीसरे जमनालाल जी, और उनसे जो मेरे को सीखने को मिला सब इनडायरेक्ट, क्यों तो मैं 4 साल का था जब गुजर गए, क्या बोल सकता हूँ मैं कि उनसे सीखा, पर जो पढ़ा उनके बारे में, जो सुना, उनकी जो लाइफ थी, तो मैंने कहा भाई जो इनकी जो मेरे को लेगेसी मिली है वो बढ़ा भले नहीं सकूँ मैं कहाँ जमनालाल जी हूँ, मैं कहाँ कमल नयन जी हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, पर वो जो लेगेसी मिली है उसको ख़त्म तो नहीं करूँ, उसको तो रखूँ। तो आज एथिक्स है, मोरालिटी है, ब्लैक मनी नहीं करना, ये करना, ठीक है, मैं जमनालाल जी नहीं हूँ। उन सबको रहते हुए आप दुनिया की जो अब इतनी प्रतियोगिता बढ़ गई है, उसका मुकाबला करने की स्थिति में आप मानते हैं अपने को? कितना सक्सेस मिला मेरे को, कितना स्वशी हुआ उसमें, वो तो लोग जानेंगे, लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, दूसरे लोगों को, मेरे को बोलना नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मैं ज्वाइन किया था तो मार्केट कैप बजाज ऑटो का ₹1 करोड़ भी नहीं था, 1 करोड़ रुपया।
आज उसका मार्केट कैप करीब 24,000 करोड़ रुपया है। उल्टी का सून मेरे को लगता है 2-4-5 महीने में शायद 30,000 करोड़ रुपया हो जाए। ठीक चले तो देश ठीक चले और इंडस्ट्री ठीक चले और हमारी कंपनी ठीक चले तो। उसी तरह से टर्नओवर 65 ज्वाइन किया मैंने, बट 67-68 में बजाज का टर्नओवर टोटल सेल 7 करोड़ था। पिछले साल वो 7 करोड़ की जगह कुछ 12,000 करोड़ था। नेट ऑफ एक्साइज 10,000 करोड़ के ऊपर था। तो ये सब जो ग्रोथ हुई है टीम वर्क से हुई है, एक दूसरे लेगेसी ऑफ जमनालाल जी से हुई है और परमात्मा की कृपा से हुई। लेकिन ये सब जब इतनी मारा मारी के उसमें आप समय निकाल पाते हैं कुछ अपने लिए, परिवार के लिए? मेरे को एक चीज का बहुत दुख रहा है। आपने एक तरह से बात ठीक पूछी। आज यदि आप मेरे को पूछें कि अपने लाइफ में, नॉट सो मच बिजनेस बट लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ की जो आप नहीं करना चाहते थे या नहीं की जो करना चाहते थे, क्या गलतियां की, तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि बहुत गलतियां की, पर सब तो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरी पत्नी को मालूम पड़ेगा तो मैं बड़े तकलीफ में पहुंच जाऊंगा। पर एक तो बताना चाहता हूँ, सच में दो दुख है मेरे को बहुत। बाकी भगवान की कृपा से छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, बहुत की है मैंने, पर सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा रहा है। एक गलती तो थोड़ी मजाक लगेगा आपको, पर हर एक आदमी को कुछ न कुछ मेहनत, कुछ न कुछ एक्सरसाइज फिजिकल करनी चाहिए। वो बचपन में तो खेलते थे हम लोग, वहाँ तक। ये एक बिजनेस में आने के बाद ये बहाना है, जस्टिफिकेशन नहीं है, पूरा बहाना है। टाइम नहीं मिलता, तो वो चीज़ जो होनी चाहिए थी वो ध्यान नहीं दे पाया। अभी भी कोशिश करता हूँ करूँ। पर दूसरा दुख इन अ वे उतना ही बड़ा है कि जो टाइम, जो समय एक पिता को, मेरे 2 लड़के 1 लड़कियां हैं, सब बड़े हो गए, आई एम प्राउड ऑफ देम, गर्व के साथ कह सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग पीपल हैं। तो जो समय और वक्त उनको देना चाहिए था जब वो बड़े हो रहे थे, वो मैं नहीं दे पाया। अगेन बहाना, आज बहाना, बिजी था, घूमता था। ये बात है 24 घंटे काम करता था, वर्किंग फ्रॉम योर बैक साइड। जिंदगी दे दी थी मैंने बजाय ऑटो को बिजनेस के लिए, क्योंकि वो लाइफ मेरे को कमाने के लिए करने की जैसे आपने गलती माना, ऐसे कोई सपना भी तो रहा होगा कि ऐसा सपना हो, मतलब परिवार का कहें, समाज का कहें, देश का कहें, कोई सपना आपका ऐसा है जो आपको लगता है तो ये था, उसमें आता हूँ, पर वो जो था वो टाइम नहीं दे पाया, और इसलिए तीनों को इन अ वे फायदा हो गया कि उनको उनकी माँ ने बड़ा किया, और वो शायद अच्छा हुआ कि वो शायद उन्होंने जो उनको परवरिश दी वो शायद मैं दे पाता उससे अच्छा दिया। पर वो मेकअप करने के लिए मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और मजाक में मैंने दूसरे किसी को भी कहा था कि मुझे मालूम रहता कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम बिताने में कितना मज़ा आता है, तो आई वुड हैव हैड माई ग्रैंड चिल्ड्रन बिफोर आई हैड माई चिल्ड्रन। ऐसा मैंने पहले भी किसी को कहा था। तो वो भी जरा दुख की बात है। पर देखिए, जो ड्रीम है, विजन है, मेरे पास कोई बहुत फ्लैम्बॉयंट और इतने कोई बड़े विजन नहीं थे। मेरे पास 2-4 थॉट्स हरदम थे। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको मिलिट्री पावर नहीं बनना, पर इकोनॉमिक पावर, बट अ कंपैशनेट कंट्री। क्योंकि जब तक आपको इकोनॉमिक पावर नहीं आएगा तब तक दुनिया आपको मानेगी नहीं। पर सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, वही डेमोक्रेटिक सेक्युलर हम बोलेंगे, सोशलिज्म मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रॉन्गली इंप्लीमेंटेड था इस देश में। पर ह्यूमन फेस ग्रोथ, आम आदमी जरूर, वो आज नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। आसान नहीं है वो करना, पर पहले गुड गवर्नेंस तो हो, करप्शन तो कम हो, जीरो नहीं हो। पर ऊपर से जब करप्ट है, आज बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे कितने मंत्री का किसको नहीं मालूम, दुकान खोल के बैठे। कैसे आप आम आदमी की बात कर रहे हो? तो एक सपना तो ये है ही कि अच्छी गवर्नेंस हो, देश आगे बढ़े। ऐसा देश हो जिसमें गरीब आदमी, क्योंकि गरीब है तो उसके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा जो मेरे को यही था, जो पर्सनल था, जो गांधी जी बोलते थे, कुछ भी करो तो सोचो कि वो जो गरीब से गरीब है उसका क्या होगा, या हर एक गरीब की आंख से आंसू पहुंचो। तो मैं सोचता था जमनालाल जी, दादाजी क्या बोलेंगे, राहुल ठीक कर रहा है कि नहीं। अब वो दादाजी तो मैं नहीं बन सका, वो सेंट थे, महात्मा थे करीब करीब। पर ये हरदम सोचता हूँ, चाहे जिस तरह कम बिजनेस चलाना, जिस तरह लोगों से बात करना, इसलिए आप जैसे आपने कहा कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज नहीं करना चाहता मैं। अरे छोटी सी लाइफ है, कितने साल और जिंदा रहना है, कहाँ झगड़ा करना है, किसको नाराज करना है, दुखी देना, दुखी करना किसी से मेरे को खुशी नहीं होती, नींद नहीं आती। पर साफ तो बोलूँगा,
जो ठीक लगता है बोलूंगा, उसको कोई गैर समझे तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा ख्याल है इसी बात से हम यहाँ बात समाप्त करना चाहेंगे कि लोगों को दुखी न करें, अच्छी बात कहें, लेकिन साफ बात कहें, स्पष्ट बात कहें, ईमानदारी से रहें। देश का विकास तभी होगा जब गरीबों के आंसू को पोंछने की पूरी हमारी क्षमता होगी, करप्शन दूर होगा। राहुल जी, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।